Welcome to all of you in online class of उर्मिला देवी पीजी कॉलेज। इस वीडियो में हम आपको रिवर्सिबल एंड ई रिवर्सिबल इंजन के बारे में बताएंगे कि रिवर्सिबल इंजन किसे कहेंगे, किसे हम ई रिवर्सिबल इंजन कहेंगे। ठीक है, सिंपल वे में हम आपको इसको थोड़े में समझाने का प्रयास करते हैं। उसके बाद हम आपको इसकी स्टेटमेंट जो हमने डेफिनेशन जो इसके बारे में लिखा है वो हम आपको बताएंगे। सिंपली रिवर्सिबल इंजन वो इंजन है, रिवर्सिबल इंजन उसको कहा जाएगा जो रिवर्सिबल साइकिल को फॉलो करे, यानी रिवर्सिबल प्रोसेस को फॉलो करे, या कह सकते हैं एन इंजन इन विच द वर्किंग सब्सटेंस परफॉर्म ए रिवर्सिबल साइकिल इज कॉल्ड रिवर्सिबल इंजन। यानी एक रिवर्सिबल इंजन वो इंजन कहा जाएगा जिसका वर्किंग सब्सटेंस, जिसमें उसका वर्किंग सब्सटेंस जो है वो रिवर्सिबल साइकिल में परफॉर्म करे। रिवर्सिबल साइकिल का मतलब क्या है कि जैसे सिस्टम जो वर्किंग सब्सटेंस हम कंसीडर करते हैं, वर्किंग सब्सटेंस को हम सोर्स पे ले जाते हैं, फिर स्टैंड पे ले जाते हैं, फिर हम सिंक पे ले जाते हैं, फिर स्टैंड के माध्यम से सोर्स पे उसको वापस ले जाते हैं। यानी जब हम इंजन को कंसीडर करें और उसको हम एक साइक्लिक ऑपरेशन में कंसीडर करें, साइक्लिक ऑपरेशन में जब उसको हम सोर्स और सिंक से गुजारते हैं, सोर्स पे ले जाते हैं, तो हम जानते हैं कि इंजन हमारा कुछ अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करता है। यहाँ ये इंजन क्या होता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है। इट एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सोर्स, और उस हीट के कुछ पार्ट को वो वर्क में कन्वर्ट करता है। इंजन जो है वो हीट को एब्जॉर्ब करता है, सोर्स से हीट को एब्जॉर्ब करता है, उसको उसके कुछ पार्ट को वर्क में कन्वर्ट करता है, और रिमेनिंग पार्ट ऑफ हीट को वो ले जाके सिंक पे क्या करता है, रिजेक्ट कर देता है। रिमेनिंग पार्ट ऑफ हीट जो है सिंक के द्वारा रिजेक्ट कर दी जाती है। ठीक है, इस प्रकार से जो जितने अमाउंट ऑफ हीट वो सिस्टम यानी कि पूरे साइक्लिक ऑपरेशन में वो सोर्स पे जाके Q1 अमाउंट ऑफ हीट मान लेते हैं या हीट एब्जॉर्ब करता है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ हीट वो ले जाके कहाँ रिजेक्ट कर देता है, सिंक पे रिजेक्ट कर देता है। ठीक, और अपने इनिशियल स्टेट में वापस हो जाता है। तो अपने इनिशियल स्टेट में या अपने ओरिजिनल स्टेट में वापस हो जाता है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया अगर हमको फाइंड होती है किसी साइक्लिक प्रोसेस में, तो साइक्लिक प्रोसेस को हम रिवर्सिबल साइकिल कहेंगे, और उस रिवर्सिबल साइकिल को फॉलो करने वाला जो वर्किंग सब्सटेंस हमारा होगा वही वर्किंग सब्सटेंस, यानी उस रिवर्सिबल साइकिल को फॉलो करने वाला जो इंजन होगा, इंजन का जो वर्किंग सब्सटेंस होगा वो इंजन हमारा रिवर्सिबल इंजन कहा जाएगा। ठीक, तो यहाँ देखिए हमने लिखा, वी सी दैट इन एन इंजन द वर्किंग सब्सटेंस गोज थ्रू ए साइक्लिक ऑपरेशन, साइकिल ऑफ ऑपरेशन। यानी कहने का मतलब कि हमने देखा, हम जानते हैं कि इन एन इंजन, किसी भी इंजन में द वर्किंग सब्सटेंस गोज थ्रू ए साइकिल ऑफ ऑपरेशन। जो वर्किंग सब्सटेंस होता है वो एक साइकिल ऑफ ऑपरेशन यानी ऑपरेशंस की संक्रियाओं से गुजरता है, यानी कई प्रोसेसेस की संक्रियाओं से गुजरता है, एक ऑपरेशन के चक्रण से गुजरता है, साइकिल ऑफ ऑपरेशन। इट एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सोर्स। ये क्या करता है, हीट इंजन की बात कर रहे हैं तो इंजन क्या करता है, हीट सोर्स से एब्जॉर्ब करता है, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। इट एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सोर्स, कन्वर्ट ए पार्ट ऑफ इट इनटू वर्क। और इसके एक पार्ट को यानी कि हीट को एब्जॉर्ब करता है सोर्स के, उसके कुछ पार्ट को क्या करता है, हीट में को वर्क में कन्वर्ट करता है, रिजेक्ट रिमेनिंग पार्ट ऑफ हीट, और जो हीट शेष रह जाती है उसको रिजेक्ट कर देता है टू द सिंक, यानी सिंक पे ले जाके रिजेक्ट कर देता है। एंड फाइनली रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल स्टेट और ओरिजिनल स्टेट। और फाइनली क्या होता है, परिणाम स्वरूप जो इंजन हमारा होता है वो अपने इंजन का जो वर्किंग सब्सटेंस होता है, वर्किंग सब्सटेंस अपने इनिशियल स्टेट या ओरिजिनल स्टेट में फाइनली वापस आ जाता है। ठीक, यदि इंजन यानी कहने का मतलब यदि वर्किंग सब्सटेंस इस साइकिल ऑफ ऑपरेशन से गुजरते हुए सोर्स पे जाए, सोर्स से हीट एब्जॉर्ब करता है, सिंक पे हीट को रिजेक्ट करके अपने इनिशियल स्टेट में प्योरली अपने इनिशियल स्टेट में वापस हो जाए, तो वो जो साइकिल ऑफ ऑपरेशन है वो हमारी रिवर्सिबल साइकिल कही जाएगी। और वर्किंग सब्सटेंस उस रिवर्सिबल साइकिल से अगर गुजरता है तो इंजन हमारा रिवर्सिबल इंजन कहा जाएगा। ठीक, आगे हमने लिखा है कि ड्यूरिंग द साइक्लिक प्रोसेस, रिवर्सिबल की बात नहीं है, ड्यूरिंग द साइक्लिक प्रोसेस हम ये जानते हैं कि साइक्लिक प्रोसेस में, ड्यूरिंग द साइक्लिक प्रोसेस द स्टेट ऑफ सोर्स, सिंक एंड सराउंडिंग चेंज। साइक्लिक प्रोसेस में जो सोर्स, सराउंडिंग और सोर्स, सिंक और सराउंडिंग की जो स्टेट्स होती है वो चेंज हो जाती है। यानी सिस्टम अगर हम साइक्लिक प्रोसेस में कंसीडर करें तो वर्किंग सब्सटेंस सोर्स से हीट एब्जॉर्ब करेगा, सिंक पे जाके सोर्स से हीट एब्जॉर्ब करेगा, उसको वर्क में कन्वर्ट करेगा, सिंक पे ले जाके रिजेक्ट करेगा, लेकिन सराउंडिंग में कुछ हीट एक्सचेंज हो जाती है। यानी कहने का मतलब है कि साइक्लिक प्रोसेस में अगर हम कंसीडर करें, ठीक, साइक्लिक प्रोसेस में हम जानते हैं कि साइक्लिक प्रोसेस में क्या होगा, जो हीट एब्जॉर्ब करेगा सोर्स से, फिर उसके कुछ पार्ट को वर्क में कन्वर्ट करेगा, कुछ पार्ट सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज हो जाएगी, कुछ हीट जाके सिंक पे एक्सचेंज होगी, तो सिस्टम हमारा अपने फाइनली इनिशियल स्टेट में, ओरिजिनल इनिशियल स्टेट में वापस नहीं जा पाएगा।
ठीक ना, कुछ न कुछ चेंजिंग वहां रह जाएगी। तो जब चेंजिंग रह जाएगी तो प्रोसेस हमारा, यानी कहने का मतलब प्रोसेस हमारा रिवर्सिबल तब कहा जाएगा, यानी प्रोसेस हमारा यानी साइकिल हमारी रिवर्सिबल साइकिल तब कही जाएगी जब सिस्टम हमारा, यानी कि जो जब हमारा वर्किंग सब्सटेंस इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करे और फाइनल अपने ओरिजिनल इनिशियल स्टेट में, फाइनल स्टेट पे पहुंच के पुनः अपने इनिशियल स्टेट में वापस हो जाए। उसी प्रोसेस से, जिस प्रकार से सिस्टम इनिशियल से फाइनल स्टेट में जाता है, उसी प्रकार से सिस्टम वर्किंग सब्सटेंस फाइनल से इनिशियल स्टेट में वापस हो जाए तो साइकिल जो हमारी होगी वो रिवर्सिबल साइकिल कही जाएगी। और उस प्रोसेस को, उस साइकिल को फॉलो करने वाला जो वर्किंग सब्सटेंस होगा, जो इंजन होगा, वो इंजन हमारा रिवर्सिबल इंजन कहा जाएगा। ठीक, अब यहां देखिए, इसलिए यहां लिखा गया ड्यूरिंग द साइक्लिक प्रोसेस हम जानते हैं कि सोर्स, सिंक एंड सराउंडिंग चेंज, यानी सोर्स, सिंक और सराउंडिंग के स्टेट चेंज हो जाते हैं। ठीक ना, चेंज क्यों होते हैं? क्योंकि सोर्स से हीट एब्जॉर्ब करेगा, कुछ हीट सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज हो जाएगी, फिर सिंक पे जाकर कुछ हीट रिजेक्ट करेगा, लेकिन वो फिर अपने इनिशियल स्टेट में वापस नहीं होगा, क्योंकि उतने अमाउंट ऑफ हीट वो रिजेक्ट नहीं कर पाएगा जिसके कारण अपने इनिशियल स्टेट में वापस हो जाए। ठीक, क्योंकि सराउंडिंग के साथ कुछ हीट एक्सचेंज होगी। ठीक, तो यहां हम कह रहे हैं कि ऐसा अगर कंडीशन, ये कंडीशन ना फॉलो हो ड्यूरिंग द साइक्लिक प्रोसेस, जो ये होता है कि द स्टेट ऑफ सोर्स, सिंक एंड सराउंडिंग चेंज, ये जो चेंज होता है ये ना चेंज हो, ये अनचेंज्ड रहे, इनके स्टेट्स में कोई चेंजिंग ना हो, यानी सिस्टम वर्किंग सब्सटेंस हमारा सोर्स से हीट एब्जॉर्ब करे, सिंक पे रिजेक्ट करने के बाद अपने इनिशियल स्टेट में अगर वापस हो जाए तो साइक्लिक प्रोसेस हमारा जो साइकिल होगी वो रिवर्सिबल साइकिल कही जाएगी। और उसको फॉलो करने वाला जो भी वर्किंग सब्सटेंस होगा, जो इंजन होगा, वो हमारा रिवर्सिबल इंजन कहा जाएगा। ठीक है, इसीलिए नीचे हमने लिखा इफ दिस साइकिल कैन बी ट्रेवर्स्ड बैक इन द रिवर्स ऑर्डर, यानी यदि साइकिल को हम ट्रेवर्स्ड बैक इन द रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर यानी कहने का मतलब उल्टे क्रम में इसको, यानी इनिशियल से फाइनल सिस्टम आया, फिर उसको, उसके कंडीशन को अपोजिट करें, रिवर्स करें और फिर फाइनल उसको इनिशियल में ले जाएं, तो उस कंडीशन में इफ दिस साइकिल कैन बी ट्रेवर्स्ड बैक इन द रिवर्स ऑर्डर such that various part of engine and working substance regains exactly their initial and original state and no change are left in the surrounding, thus the cycle is said to be reversible cycle। ठीक, यानी कहने का मतलब एक, जैसे यहां हमने लिखा कि ड्यूरिंग द साइक्लिक प्रोसेस हम जानते हैं कि सोर्स, सिंक और सराउंडिंग का जो स्टेट होता है वो चेंज होता है। ठीक, लेकिन यदि इसी साइक्लिक प्रोसेस को अगर हम रिवर्स करें, रिवर्स करने के बाद रिवर्स करें इन द रिवर्स ऑर्डर सच दैट वेरियस पार्ट ऑफ इंजन एंड वर्किंग सब्सटेंस रीगेन्स एग्जैक्टली दियर इनिशियल और ओरिजिनल स्टेट, यानी यदि साइक्लिक प्रोसेस को इंजन फॉलो करता है और इस साइक्लिक प्रोसेस को रिवर्स करने पे, अपोजिट ऑर्डर में कंसीडर करने पे, ये यानी जो इंजन है या वर्किंग सब्सटेंस जो है, इंजन और वर्किंग सब्सटेंस यदि अपने एग्जैक्टली इनिशियल स्टेट को, यानी जो उसका इनिशियल स्टेट था, फाइनली जो उसका एक ओरिजिनल स्टेट है, इनिशियल स्टेट है, उसको एग्जैक्टली रिवर्स करने पे फाइंड कर लेता है, तो ये साइकिल हमारी क्या होगी? रिवर्सिबल साइकिल कही जाएगी। और इंजन हमारा रिवर्सिबल, इस साइकिल को फॉलो करने वाला जो इंजन होगा वो रिवर्सिबल इंजन कहा जाएगा। ठीक, तो इसके आधार पे क्लियरली यहां से आपको क्लियर हो जाता है कि यदि हम कंडीशन को, यानी साइकिल, उस साइक्लिक ऑपरेशन को हम कंसीडर करें, जिस साइकिल ऑपरेशन को अगर हम रिवर्स करते हैं, रिवर्स करने के बाद वेरियस पार्ट ऑफ इंजन या वर्किंग सब्सटेंस अपने फाइनली इनिशियल स्टेट को वापस प्राप्त कर लेता है, एग्जैक्टली इनिशियल स्टेट को वापस प्राप्त कर लेता है, और कोई भी चेंज हमको प्राप्त नहीं होता है सराउंडिंग में, यानी किसी भी प्रकार का परिवर्तन, यानी इनिशियल या स्टेट में, यानी सोर्स, सिंक और सराउंडिंग में किसी भी प्रकार का अंतर हमको प्राप्त नहीं होता है, तो जो हमारा साइकिल होगा वो रिवर्सिबल साइकिल कहा जाएगा। और इस रिवर्सिबल साइकिल को फॉलो करने वाला इंजन या वर्किंग सब्सटेंस जो होगा, एन इंजन इन विच द वर्किंग सब्सटेंस परफॉर्म ए रिवर्सिबल साइकिल इज कॉल्ड रिवर्सिबल इंजन। तो वो इंजन जो, जिसका वर्किंग सब्सटेंस एक रिवर्सिबल साइकिल में परफॉर्म करता है, तो वो इंजन हमारा रिवर्सिबल इंजन कहा जाएगा। जैसा कि हेडिंग आपको यहाँ लिखा गया है, रिवर्सिबल इंजन। ठीक है, तो हमको उम्मीद है कि आपको रिवर्सिबल इंजन के बारे में समझ आ गया होगा कि रिवर्सिबल इंजन का एग्जैक्ट कंडीशन क्या है, कि यानी कहने का मतलब कोई भी इंजन रिवर्सिबल प्रोसेस में हमारा वर्क करेगा, रिवर्सिबल साइकिल में कहा जाएगा, या इंजन हमारा रिवर्सिबल इंजन कहा जाएगा जब वो सोर्स से हीट को एब्जॉर्ब करे, सिंक पे हीट, सोर्स से हीट को एब्जॉर्ब करे, उसको वर्क में कन्वर्ट करे वर्किंग सब्सटेंस, फिर सिंक पे हीट को रिजेक्ट करे और अपने एग्जैक्टली इनिशियल स्टेट, ओरिजिनल स्टेट में वर्किंग सब्सटेंस पहुंच जाए, यानी कि कहने का मतलब एग्जैक्टली अपने इनिशियल स्टेट को वापस फाइंड कर ले, वर्किंग सब्सटेंस इनिशियल स्टेट को फाइंड कर ले, वहाँ किसी भी प्रकार का परिवर्तन सराउंडिंग में ना रहे, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा
इंजन होगा वो रिवर्सिबल इंजन कहा जाएगा, और जो साइकिल होगी वो रिवर्सिबल साइकिल कही जाएगी। रिवर्सिबल साइकिल वो साइकिल प्रोसेस है जिस साइक्लिक प्रोसेस के कंडीशन को रिवर्स करने पे वर्किंग सब्सटेंस या इंजन के वेरियस पार्ट अपने एग्जैक्टली इनिशियल स्टेट को वापस प्राप्त कर लेते हैं और कोई भी परिवर्तन शेष नहीं रहता है सराउंडिंग में, तो वो साइक्लिक प्रोसेस हमारा रिवर्सिबल साइकिल कहा जाता है। और उस रिवर्सिबल साइकिल को फॉलो करने वाला जो हमारा इंजन होगा, उस रिवर्सिबल साइकिल में परफॉर्म करने वाला जो इंजन होगा वो हमारा रिवर्सिबल इंजन कहा जाएगा। तो इस प्रकार से हमको ये क्लियर हुआ कि रिवर्सिबल प्रोसेस हमको फाइंड कब होगा, रिवर्सिबल इंजन हमको फाइंड कब होगा, जब हमारा वर्किंग सब्सटेंस यानी इंजन जो है उसका जो वर्किंग सब्सटेंस है, वर्किंग सब्सटेंस जब इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करेगा यानी हीट एब्जॉर्ब करेगा सोर्स से, उसके कुछ पार्ट को वर्क में कन्वर्ट करेगा, रिमेनिंग पार्ट को सिंक पे रिजेक्ट करेगा और उसके बाद अपने एग्जैक्ट इनिशियल स्टेट को वापस प्राप्त कर लेगा, तो हमारा जो इंजन होगा वो रिवर्सिबल इंजन कहा जाएगा। अन्यथा ऑन द अदर हैंड ए हम कह सकते हैं कि एन इंजन इन विच द वर्किंग सब्सटेंस परफॉर्म इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या है कि कंडीशन को रिवर्स करने पे सिस्टम क्या है, अपने एग्जैक्टली इनिशियल स्टेट को फाइंड ना करे, यानी कहने का मतलब उसके सिस्टम यानी उसके सिंक सोर्स और सराउंडिंग के स्टेट्स में चेंजिंग हो तो प्रोसेस हमारा इरिवर्सिबल होगा। इरिवर्सिबल का मतलब है कि जब सिस्टम इनिशियल से फाइनल अगर चला जाए तो फाइनल से इनिशियल वापस ना आए, यानी कहने का मतलब एक बार जो चेंजिंग हो गई वो दोबारा रिटर्न ना हो, रिवर्स ऑर्डर में चेंजिंग ना हो, तो वो प्रोसेस हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस कहा जाएगा। उस इरिवर्सिबल प्रोसेस में परफॉर्म करने वाला जो इंजन होगा वो हमारा इंजन इरिवर्सिबल इंजन कहा जाएगा। तो हम इस इरिवर्सिबल इंजन की डेफिनेशन लिख सकते हैं कि एन इंजन इन विच द वर्किंग सब्सटेंस परफॉर्म in irreversible process perform a irreversible cycle is called irreversible engine। तो हम लिख सकते हैं on the other hand an engine in which working substance perform an irreversible cycle, ठीक है। ऑन द अदर हैंड हम इस प्रकार से हमने आपको बताया कि रिवर्सिबल इंजन क्या है, जो रिवर्सिबल साइकिल को फॉलो करे। जो रिवर्सिबल साइकिल को फॉलो नहीं करेगा वो इरिवर्सिबल इंजन कहा जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि जिसमें हम वर्किंग सब्सटेंस कंसीडर करें, इनिशियल से फाइनल वर्किंग सब्सटेंस जाए, फिर फाइनल से अपने एग्जैक्ट इनिशियल स्टेट को फाइंड ना कर पाए, एग्जैक्ट इनिशियल स्टेट पे वापस ना आए, तो सिस्टम हमारा जो वर्किंग सब्सटेंस होगा वो जिस साइकिल को फॉलो करेगा वो इरिवर्सिबल साइकिल कही जाएगी और इंजन हमारा इरिवर्सिबल इंजन कहा जाएगा। इसलिए हमने डेफिनेशन में लिखा है कि ऑन द अदर हैंड एन इंजन इन विच वर्किंग सब्सटेंस परफॉर्म एन इरिवर्सिबल साइकिल इज कॉल्ड इरिवर्सिबल इंजन। ठीक है, इस प्रकार से हमें उम्मीद है कि आपको रिवर्सिबल इंजन और इरिवर्सिबल इंजन के बारे में समझ में आ गया होगा। रिवर्सिबल इंजन आप जानते हैं कि रिवर्सिबल इंजन वो है कि जो साइक्लिक प्रोसेस यानी साइकिल ऑफ ऑपरेशन में मूव करते हुए आए, यानी साइकिल ऑफ ऑपरेशन को फॉलो करते हुए आए, इनिशियल से फाइनल जाए और फाइनल से अपने एग्जैक्ट इनिशियल स्टेट में वापस आ जाता है, एग्जैक्ट इनिशियल स्टेट को वापस प्राप्त कर लेता है, तो साइकिल जो हमारी होगी रिवर्सिबल साइकिल कही जाएगी। उस रिवर्सिबल साइकिल को फॉलो करने वाला जो हमारा इंजन होगा वो रिवर्सिबल इंजन कहा जाएगा। इस प्रकार से हम कंडीशन ऑफ रिवर्सिबिलिटी, आपको इसके आधार पे हमको कंडीशन ऑफ रिवर्सिबिलिटी समझ में आती है। एक दो पॉइंट हैं उसको आप अपने माइंड में सेट रखें कि रिवर्सिबिलिटी का कंडीशन यानी कोई भी इंजन रिवर्सिबल इंजन तब कहा जाएगा या कोई भी प्रोसेस हमारा रिवर्सिबल तब कहा जाएगा जब किसी भी प्रकार का डिसिपेटिव फोर्सेस, यानी कहने का मतलब जैसे हम वर्किंग सब्सटेंस कंसीडर कर रहे हैं तो वर्किंग सब्सटेंस हम लेते किसमें, एक सिलेंडर में लेते हैं। सिलेंडर कैसा हमने लिया है, नॉन कंडक्टिंग वाल्व्स बट कंडक्टिंग बॉटम्स विथ द नॉन इंसुलेटेड या विथ द इंसुलेटेड पिस्टन, पिस्टन के साथ हमने लिया है लेकिन इंसुलेटिंग पिस्टन एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन। हमने जो पिस्टन लिए वो पिस्टन हमारा फ्रिक्शनलेस होना चाहिए, यानी किसी भी प्रकार का थोड़ा भी फ्रिक्शन उसमें नहीं होना चाहिए, यानी किसी भी प्रकार का पूरे प्रोसेस में किसी भी प्रकार का डिसिपेटिव फोर्सेस जनरेट ना हो जिसके अगेंस्ट हमको वर्क करना पड़े, ठीक ना। यानी डिसिपेटिव फोर्सेस क्या हो, प्योरली यानी फुल्ली अब्सेंट होने चाहिए, किसी भी प्रकार का फ्रिक्शन या किसी भी प्रकार का रेजिस्टेंस वहाँ
यानी प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का रेजिस्टेंस या फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है कि प्रेशर और टेम्परेचर जो वर्किंग सब्सटेंस का होगा, द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस इज इक्वली, यानी कि वो सराउंडिंग के साथ क्या हो, इक्वल हो, यानी कहने का मतलब सेंसिबली सराउंडिंग के साथ एक समान हो, यानी कहने का मतलब है कि आप क्लियरली कह सकते हैं कि प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस नेवर डिफर सेंसिबली फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, यानी जो प्रेशर टेम्परेचर है वर्किंग सब्सटेंस का वो कभी भी यानी कहने का मतलब सराउंडिंग के साथ डिफर नहीं होना चाहिए, अंतर यानी कहने का मतलब उसमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए, प्रेशर और टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक ना। और तीसरा हम इसमें रिवर्सिबिलिटी के कंडीशन में हम कंसीडर कर सकते हैं कि ऑल द प्रोसेस इन्वॉल्व इन ए साइक्लिक प्रोसेस, हम कैसे कंसीडर कर सकते हैं कि ऑल द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द साइकिल आर डिस्क्राइबिंग इनफाइनाइटली स्लोली, यानी कहने का मतलब रिवर्सिबल साइकिल हमको तभी फाइंड होगा कि जितने भी प्रोसेस हम कंसीडर करें, ऑल द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द साइकिल आर डिस्क्राइब्ड वेरी स्लोली या इनफाइनाइटली स्लोली, यानी कहने का मतलब है कि रिवर्सिबल प्रोसेस अगर हमको प्राप्त करना है तो जैसे हम रिवर्सिबल साइकिल कंसीडर कर रहे हैं, तो जैसे अगर हम प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं, बहुत ही स्लो वे में हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, बहुत ही स्लोली, यानी जैसे हमने एक बार प्रेशर को इंक्रीज किया थोड़ा सा, तो हम जब तक गैस हमारी इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं आ जाएगी तब तक हम उसके बाद पुनः फिर प्रेशर को हम इंक्रीज नहीं करेंगे। जब गैस इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगी फिर हम उसी अमाउंट पे जितना हमने प्रेशर इंक्रीज किया था उतना ही प्रेशर हम पुनः इंक्रीज करेंगे, और फिर गैस जब तक इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं आएगी तब तक हम तीसरी बार प्रेशर को इंक्रीज नहीं करेंगे, यानी प्रेशर जो हम इंक्रीज करेंगे वो वेरी स्लोली यानी बहुत ही स्लो वे में लेंगे, यानी कि रिवर्सिबल साइकिल में ऑल द इंटरमीडिएट स्टेट हमारे क्या होने चाहिए, इक्विलिब्रियम होने चाहिए, और ऑल द इंटरमीडिएट स्टेट यानी सभी जो उसके बीच के स्टेट, बीच के प्रोसेस होंगे वो इक्विलिब्रियम में तभी आएंगे जब हम बहुत ही स्मॉल यानी बहुत ही स्लोली प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, या बहुत ही इनफाइनाइटली स्मॉल वे में हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, या इनफाइनाइटली स्मॉल वे में हम प्रेशर को डिक्रीज करेंगे, तभी हमारा जो प्रोसेस होगा, यानी कहने का मतलब है कि जो प्रोसेस होगा वो रिवर्सिबल होगा, ठीक ना। यानी कहने का मतलब हमने तीन कंडीशन बताया रिवर्सिबिलिटी के लिए। हमने पहले कंडीशन में आपको बताया कि जो वेरियस पार्ट ऑफ इंजन है या वर्किंग सब्सटेंस हो फ्री फ्रॉम फ्रिक्शन होना चाहिए, फ्री फ्रॉम डेसिपेटिव फोर्सेस, यानी किसी भी प्रकार की का डेसिपेटिव एक्शन या डेसिपेटिव फोर्सेस वहां जनरेट नहीं होना चाहिए, यानी कि पूर्ण रूप से डेसिपेटिव फोर्सेस वहां अब्सेंट होने चाहिए, फ्रिक्शन किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए। जैसे हमने पिस्टन लिया है तो पिस्टन हमारा फ्रिक्शन लेस होना चाहिए। अगर रिवर्सिबिलिटी के कंडीशन को हम फाइंड करना चाहते हैं तो फ्रिक्शन क्या होना चाहिए, पूर्ण रूप से कंप्लीटली अब्सेंट होना चाहिए, यानी थोड़ा भी फ्रिक्शन वहां ना हो, पहला कंडीशन है, ठीक ना। किसी भी प्रकार का डिसिपेटिव फोर्सेस वहां ना हो, यानी जिसके कारण किसी भी प्रकार का हीट लॉस हो या किसी प्रकार की एनर्जी का लॉस हो, ठीक। दूसरा कंडीशन हमने आपको बताया कि प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस नेवर डिफर सेंसिबली फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, उसके सराउंडिंग से कभी भी यानी कि कभी भी डिफर नहीं होने चाहिए। तीसरे कंडीशन में हमने आपको बताया कि ऑल द प्रोसेस इन्वॉल्व इन ए साइकिल डिस्क्राइब इनफाइनाइटली स्लोली, यानी बहुत ही इनफाइनाइटली स्लो वे में प्रोसेस हमारे डिस्क्राइब होने चाहिए, तभी हमको रिवर्सिबल कंडीशन फाइंड होगा, ठीक ना। यानी ऑल द इंटरमीडिएट स्टेट बिटवीन एक रिवर्सिबल प्रोसेस इज इक्विलिब्रियम, यानी इज इन इक्विलिब्रियम, जितने भी इंटरमीडिएट स्टेट हों वो इक्विलिब्रियम में होने चाहिए, ठीक। तो ये तीन कंडीशन जब सिस्टम हमारा फाइंड करेगा, यानी वर्किंग सब्सटेंस तीन कंडीशन हमारा फाइंड करेगा, यानी फ्रिक्शन जीरो हो, ठीक ना, फ्रिक्शन लेस हो, कोई यानी कि प्रेशर टेम्परेचर जो है वो सराउंडिंग के साथ डिफर ना हो। तीसरा हमारा कंडीशन क्या है कि जो भी प्रोसेस हम कंसीडर कर रहे हैं रिवर्सिबल यानी साइकिल प्रोसेस में जो भी प्रोसेसेस हम ले रहे हैं उसके बीच में वो क्या होने चाहिए, इनफाइनाइटली स्लो होने चाहिए, बहुत ही स्लोली हम प्रोसेस को कंसीडर करेंगे तभी हमें इक्विलिब्रियम स्टेट फाइंड होगा और हमको रिवर्सिबल प्रोसेस फाइंड होगा। इस प्रकार से इन एक्चुअल प्रैक्टिस देयर आर दस द कंडीशन ऑफ रिवर्सिबिलिटी कैन नेवर बी रियलाइज्ड इन एक्चुअल प्रैक्टिस, यानी एक्चुअली हमको ये कंडीशन फाइंड नहीं होगी क्योंकि हम प्योरली फ्रिक्शन कंप्लीटली फ्रिक्शन को अब्सेंट नहीं कर सकते हैं, फ्रिक्शन को अवॉइड नहीं कर सकते हैं पिस्टन में, इसलिए इस प्रकार का एक्चुअल प्रोसेस यानी एक्चुअल रिवर्सिबल प्रोसेस फाइंड होना एक्चुअल प्रैक्टिस में इम्पॉसिबल है, ऐसा प्रोसेस हम फाइंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हमने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल इंजन के बारे में आपको बताया कि रिवर्सिबल इंजन कब कहा जाएगा, इरिवर्सिबल कब कहा जाएगा और रिवर्सिबिलिटी की कंडीशन क्या होगी, कब हम रिवर्सिबिलिटी की कंडीशन को यानी किन शर्तों को इंजन हमारा फॉलो करेगा, वर्किंग सब्सटेंस फॉलो करेगा तो रिवर्सिबिलिटी में कहा जाएगा। इन शर्तों को हमने आपको बताया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है रिवर्सिबिलिटी ऑफ कार्नोट्स इंजन, यानी कार्नोट्स इंजन
कि रिवर्सिबिलिटी हमको सिद्ध करनी है कि रिवर्सिबल कब कहा जाएगा कार्नोट इंजन, पीछे हमने आपको बताया। तो रिवर्सिबिलिटी की कंडीशन क्या होगी कार्नोट इंजन के लिए, ये इस टॉपिक में आपको समझ में आएगा। रिवर्सिबिलिटी ऑफ कार्नोट इंजन में हमने आपको बताया रिवर्सिबल इंजन के लिए कि यदि कोई कार्नोट इंजन हम ले रहे हैं तो कार्नोट इंजन जो वर्किंग सब्सटेंस है अगर वो इनिशियल से फाइनल में जाता है और फाइनल से इनिशियल स्टेट में, यानी कि इनिशियल स्टेट पे वो Q1 अमाउंट ऑफ हीट या कुछ हीट एब्जॉर्ब करता है सोर्स से, उसके कुछ पार्ट को वर्क में कन्वर्ट करता है, रिमेनिंग पार्ट को सिंक पे रिजेक्ट करता है और अपने इनिशियल स्टेट में एग्जैक्टली इनिशियल स्टेट में यदि वापस आ जाता है तो वर्किंग सब्सटेंस हमारा वर्किंग सब्सटेंस जो परफॉर्म जिस ऑपरेशन में साइकिल में वो परफॉर्म करेगा उस साइकिल को हम रिवर्सिबल साइकिल बोलते हैं और इंजन हमारा रिवर्सिबल इंजन बोला जाता है। ठीक, तो रिवर्सिबिलिटी क्या है? रिवर्सिबिलिटी के लिए हमने कंडीशन 3 कंडीशन आपको बताई। पहला कंडीशन तो रिवर्सिबिलिटी की ये होनी चाहिए कि सबसे पहले जो हम वर्किंग सब्सटेंस कंसीडर कर रहे हैं उसको जिस कंटेनर में हम ले रहे हैं वो कंटेनर जिस कंटेनर में उसको मेंटेन कर रहे हैं उसको ले रहे हैं वर्किंग सब्सटेंस को, वो कंटेनर क्या हो सराउंडिंग से फुल्ली इंसुलेटेड होना चाहिए। लेकिन उसका बॉटम अगर फुल्ली इंसुलेटेड करेंगे तो बॉटम यानी कि हम हीट प्रोवाइड कहाँ से करेंगे, इसलिए बॉटम को हम क्या करते हैं कंडक्टिंग लेते हैं, लेकिन उसकी दीवारों को फुल्ली इंसुलेटेड कंसीडर करते हैं। इन द केस ऑफ कार्नोट इंजन, कार्नोट के केस में, कार्नोट आइडियल इंजन के केस में हम उस जो सिलेंडर कंसीडर करते हैं उसकी दीवारों को इंसुलेटेड लेते हैं, बॉटम को हम क्या लेते हैं परफेक्टली कंडक्टिंग लेते हैं। ठीक, और साथ साथ जो उसमें हम पिस्टन लेते हैं, पिस्टन भी हमारा क्या होना चाहिए परफेक्टली इंसुलेटेड होना चाहिए और फ्रिक्शन लेस होना चाहिए। ठीक, जिसके अकॉर्डिंगली जब कार्नोट इंजन को हम वर्क में कंसीडर करेंगे, वर्किंग सब्सटेंस को वर्क प्रोसेस में लेंगे, साइकिल ऑपरेशन में कंसीडर करेंगे तो उस ऑपरेशन में किसी भी प्रकार का डिसिपेटिव फोर्सेस या किसी प्रकार का डिसिपिटेशन हमको फाइंड ना हो, किसी प्रकार का रिजेक्शन फाइंड ना हो, किसी भी प्रकार का कहने का मतलब रेजिस्टिविटी हमको फाइंड ना हो, किसी भी प्रकार का प्रतिरोध या फ्रिक्शन हमको फाइंड ना हो। तो डिसिपेटिव फोर्सेस को रिमूव करने के लिए हम जो पिस्टन लेते हैं उसको फ्रिक्शन लेस लेते हैं, जिसके कारण जब हम हीट जो भी सप्लाई करें तो वो टोटली वर्क डन में कन्वर्ट हो, उसके फ्रिक्शन को रिमूव करने में यानी कि हीट लॉस ना हो, यानी इसके अकॉर्डिंगली किसी भी प्रकार का हीट लॉस ना हो, इसको अवॉइड करते हैं। पहला कंडीशन। दूसरे में हमने आपको बताया था कि टेम्परेचर और प्रेशर जो हो वो नेवर बी डिफर सेंसिबली फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, यानी वर्किंग सब्सटेंस का जो प्रेशर और टेम्परेचर है वो उसके सराउंडिंग से डिफर नहीं होना चाहिए। सराउंडिंग का मतलब क्या है? कार्नोट के केस में सराउंडिंग जो उसकी होगी, जैसे सोर्स है तो जैसे हमने वर्किंग सब्सटेंस कंसीडर किया तो हम वहाँ जैसे कि जो प्रेशर होगा यानी प्रेशर या टेम्परेचर है तो टेम्परेचर जैसे इंक्रीज किया या डिक्रीज करता, जैसे प्रेशर बढ़ेगा तुरंत वो क्या करेगा, जो कार्नोट इंजन हम कंसीडर कर रहे हैं जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा वैसे ही वो क्या करता है सिंक में रिजेक्ट कर दिया जाता है, या डिक्रीज करेगा तो सोर्स से उसको ओवरकम कर दिया जाता है, नहीं यदि टेम्परेचर घटता है तो उसको सोर्स के माध्यम से पूरा कर दिया जाता है, यदि बढ़ता है तो सिंक से उसको कम कर यानी कि बराबर कर रिजेक्ट कर दिया जाता है, जितना अमाउंट में आपका जितना टेम्परेचर इंक्रीज करता है या जितना हीट कंटेंट इंक्रीज करता है। ठीक है, इस प्रकार से हम रिवर्सिबिलिटी की कंडीशन को फॉलो करते हैं। तो रिवर्सिबिलिटी की कंडीशन क्या है, यानी कहने का मतलब है टेम्परेचर और प्रेशर भी सेम होने चाहिए, साथ साथ डिसिपेटिव फोर्सेस एब्सेंट होने चाहिए टोटली, यानी किसी भी प्रकार का हीट लॉस ना हो। ठीक ना, जो भी हीट हम सिस्टम को प्रोवाइड करें वो वर्क में कन्वर्ट हो, किसी भी प्रकार का हीट लॉस ना हो। ठीक ना, यानी सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज ना हो या फ्रिक्शन के अकॉर्डिंगली अगेंस्ट एक्सचेंज यानी कि अगेंस्ट एक्सटर्नल वर्क में चेंज ना हो। इस प्रकार से किसी प्रकार की एनर्जी का लॉस नहीं होना चाहिए। पहली चीज़ टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होना चाहिए सराउंडिंग से, यानी कहने का मतलब कि इक्विलिब्रियम स्टेट में होना चाहिए। साथ साथ तीसरे में हमने आपको बताया कि जितने भी प्रोसेस हम लेंगे, जो भी प्रोसेस हम कार्नोट साइकिल में कंसीडर करेंगे, ऑल द प्रोसेसेस क्या होने चाहिए, ये इनफाइनाइटली स्लो होने चाहिए। जितने भी प्रोसेस हम चेंज करेंगे उसमें वो स्लोवली चेंज करेंगे, यानी कहने का मतलब अगर हम गैस को वर्किंग सब्सटेंस में एक जैसे हमने गैस को लिया, गैस को अगर हम कंप्रेस कर रहे हैं स्लोली कंप्रेस करेंगे, या गैस को एक्सपेंड कर रहे हैं तो स्लोली एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे हमने लिखा है रिवर्सिबिलिटी कंडीशन में, रिवर्सिबिलिटी ऑफ कार्नोट इंजन। द आइडियल कार्नोट इंजन आर परफेक्टली रिवर्सिबल। जो आइडियल आदर्श कार्नोट इंजन जो हमने कंसीडर किया, जो पीछे हमने आपको बताया है, वो परफेक्टली रिवर्सिबल होता है। हमने हर ऑपरेशन के बाद हमने आपको बताया कि रिवर्सिबल साइकिल को फॉलो करता है, रिवर्सिबल ऑपरेशन को फॉलो करता है। द आइडियल कार्नोट इंजन आर परफेक्टली रिवर्सिबल एज ऑल द प्रोसेसेस इन टेक्स प्लेस अंडर क्वासी स्टैटिक।
एज, क्योंकि जितने भी प्रोसेस हम कंसीडर करते हैं वो क्वासी स्टैटिक लेते हैं। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में हम क्वासी स्टैटिक प्रोसेस आपको बता चुके हैं पीछे वीडियो में। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस हमारा वीडियो जब शुरू से आप देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में जितने भी प्रोसेस हम कार्नोट इंजन में कंसीडर करते हैं, कार्नोट इंजन की वर्किंग में जितने भी प्रोसेस हम कंसीडर करते हैं सबको क्वासी स्टैटिकली, यानी कहने का मतलब हम धीरे धीरे स्लोअली प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, एक निश्चित अमाउंट में प्रेशर को इंक्रीज करते हैं स्लोअली, और उसी प्रकार से एक निश्चित अमाउंट में प्रेशर को डिक्रीज करते हैं स्लोअली। समझ रहे हैं ना, स्लोअली प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं जिससे कि उसके इक्विलिब्रियम स्टेट जो उसमें चेंजिंग होती है वो इक्विलिब्रियम चेंज हो, ठीक ना। इसके आधार पर हमने यहाँ लिखा द आइडियल कार्नोट इंजन आर परफेक्टली रिवर्सिबल एज ऑल द प्रोसेस इन टेक्स प्लेस अंडर क्वासी स्टैटिक कंडीशन, यानी जितने भी प्रोसेस होते हैं वो क्वासी स्टैटिक कंडीशन में होते हैं, यानी वेरी स्लोअली हम प्रोसेस को इंक्रीज करते हैं या वेरी स्लोअली हम डिक्रीज करते हैं, ठीक ना। एंड डिसिपेटिंग फैक्टर आर एब्सेंट, और कोई भी अवरोधक या प्रतिरोधक फैक्टर नहीं होता है, प्रतिरोधक फैक्टर नहीं है, जो वो सब एब्सेंट होते हैं जिसके अगेंस्ट हमारा एक हीट लॉस हो या एनर्जी लॉस हो, ठीक ना। तो ये भी एब्सेंट होते हैं, यानी किसी प्रकार का एनर्जी लॉस नहीं होगा डिसिपेटिंग फोर्स को रिमूव करने में, और ना जो हम कंडीशन कंसीडर करते हैं वो क्वासी स्टैटिक कंडीशन लेते हैं, यानी बहुत ही स्लोअली लेते हैं, बहुत ही स्लोअली हम प्रोसेस को चेंज करते हैं, क्वासी स्टैटिक चेंज लेते हैं, इसलिए प्रोसेस हमारा कैसा होगा, रिवर्सिबल होगा, ठीक ना। यहाँ आगे हमने लिखा कि द वर्किंग सब्सटेंस इज एन आइडियल गैस, जो वर्किंग सब्सटेंस लेते हैं उसको हमने एक आइडियल गैस कंसीडर किया है, फिल्ड इन ए सिलेंडर, सिलेंडर में भरा होता है, आइडियल गैस है तो उनके मालिक्यूल्स के बीच में किसी भी प्रकार का इंट्रामालिक्यूलर अट्रैक्शन नहीं होगा, मालिक्यूल्स एक दूसरे से इनके बीच का इंट्रामालिक्यूलर फोर्स नेग्लेक्जिबल होगा, इसलिए आइडियल गैस है, यानी किसी भी प्रकार का फोर्स नहीं होगा अगेंस्ट द हीट के अगेंस्ट कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करेगा, उनके बीच का इंट्रामालिक्यूलर फोर्स भी जीरो होता है। फिर आगे आपने लिखा है कि फील्ड इन ए सिलेंडर ऑफ परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग वाल्व, और उस प्रकार के हम कंटेनर या सिलेंडर में उसको कंसीडर करते हैं जो परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग वाल्व, नॉन कंडक्टिंग दीवारों से बना हुआ है, एंड कंडक्टिंग बेस, और जिसका बेस यानी कहने का मतलब जिसका बॉटम जो पेंदी होती है वो कंडक्टिंग होती है, जहाँ से वो हीट को सप्लाई करता है, यानी हीट को एब्जॉर्ब करता है सोर्स से, ठीक ना। विथ इंसुलेटिंग फ्रिक्शनलेस पिस्टन, और जो पिस्टन हमने लिया है वो भी हमारा इंसुलेटिंग, यानी किसी भी प्रकार का हीट हमारा फ्रिक्शन के पिस्टन के माध्यम से बाहर नहीं जा सकता है, ना बाहर से पिस्टन के माध्यम से अंदर आ सकता है, किसी भी प्रकार की हीट एनर्जी हमारी ना तो बाहर जाएगी ना तो अंदर आएगी, यानी फ्रिक्शन लेस इंसुलेटिंग पिस्टन लिया है, साथ साथ फ्रिक्शन लेस लिया है। फ्रिक्शन लेस होने के कारण किसी भी प्रकार का डिसिपेटेशन, वहाँ किसी प्रकार का रेजिस्टिंग फोर्स अवेलेबल नहीं होगा, ठीक ना। अब यहाँ से देखिए आगे हमने देयर इज नो लॉस ऑफ हीट, यानी किसी भी प्रकार का हीट लॉस नहीं होगा। हीट लॉस कहाँ हो सकता है, हीट लॉस हो सकता है उसके पर, यानी कि जो कंटेनर जो हमने सिस्टम लिया है, सिस्टम के वाल से दीवालों से हीट लॉस हो सकता है, उसको हमने नॉन कंडक्टिंग ले लिया, किसी प्रकार का हीट लॉस नहीं होगा। उसकी पेंदी से हीट लॉस हो सकता है, तो हमने पेंदी को कंडक्टिंग जरूर लिया है, लेकिन उसके नीचे सोर्स होगा, या इंसुलेटेड स्टैंड प्रोवाइड करते हैं, इंसुलेटेड स्टैंड हम कंसीडर करते हैं, इसलिए पेंदी से भी हीट हमारी एक्सचेंज नहीं हो सकती। हीट एक्सचेंज हो सकती है पिस्टन से, पिस्टन को भी हमने इंसुलेटिंग कंसीडर किया, किसी भी प्रकार की हीट पिस्टन से एक्सचेंज नहीं होगी। फ्रिक्शन लेस लिया है, फ्रिक्शन के कारण भी हीट क्या होगी, कुछ फ्रिक्शन को रिमूव करने में हीट खर्च हो सकती है, स्पेंड हो सकती है, तो हमने पिस्टन को फ्रिक्शन लेस लिया हुआ है, किसी भी प्रकार का फ्रिक्शन वहाँ प्रेजेंट नहीं होता है, तो किसी भी प्रकार का हीट लॉस नहीं करेगा। तो यहाँ हमने लिखा therefore there is no loss of heat, the heat capacity of source and सिंक और सोर्स की जो हीट कैपेसिटी होती है, थर्मल कैपेसिटी होती है, वो इनफाइनाइट होती है, यानी किसी भी प्रकार की हीट को वो सिस्टम को प्रोवाइड कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की हीट को सिस्टम से रिजेक्ट कर सकते हैं, यानी किसी भी प्रकार की हीट को सिस्टम से एब्जॉर्ब कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की हीट को सिस्टम को दे सकते हैं। यानी सोर्स हमारा इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी का होता है, यानी किसी भी प्रकार की हीट को वो सिस्टम को सप्लाई कर सकता है, और सिंक जो होता है इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी का होता है, वो किसी भी प्रकार की हीट को सिस्टम से एब्जॉर्ब कर सकता है, रिसीव कर सकता है, सिस्टम के हीट को रिजेक्ट कर सकता है। ठीक, आगे हमने लिखा द इंजन एब्जॉर्ब और रिजेक्ट हीट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और दोनों एक निश्चित टेम्परेचर पे फिक्स होते हैं, यानी एक निश्चित टेम्परेचर पे फिक्स होने के कारण एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे होते हैं, तो किसी भी प्रकार की, यानी कहने का मतलब जब हम वर्किंग सब्सटेंस को सोर्स पे ले आएंगे और धीरे धीरे गैस के प्रेशर पे, यानी जब धीरे धीरे प्रेशर को रिमूव करेंगे, प्रेशर को डिक्रीज करेंगे, तो गैस एक्सपैंड करेगी। जब गैस एक्सपैंड करेगी तो गैस का टेम्परेचर, यहाँ ध्यान दीजिए, जब सोर्स पे ले आएंगे तो गैस को यानी कि प्रेशर को डिक्रीज करेंगे। पहले क्या होना चाहिए, पहले वर्किंग सब्सटेंस का और जो सोर्स है उसके बीच का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, बराबर होना चाहिए।
ठीक। इसके बाद जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, ध्यान दीजिए, वर्किंग सब्सटेंस को ले आएंगे, सोर्स पे रखेंगे, जैसे जैसे गैस को एक्सपैंड करेंगे गैस का टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज करेगा, और जैसे जैसे गैस का टेम्परेचर डिक्रीज करेगा वैसे वो टेम्परेचर कहाँ से, वो हीट एब्जॉर्व करेगा सोर्स से, और उसी अमाउंट में उसका टेम्परेचर क्या होता है, जितना टेम्परेचर उसका डिक्रीज करेगा उतना टेम्परेचर उसका बढ़ता जाएगा। इस प्रकार से टेम्परेचर क्या होगा, कॉन्स्टेंटली T डिग्री सेंटीग्रेड पे, T1 केल्विन पे बना रहेगा एट द सोर्स। ठीक। सोर्स से जब हम उसको इंसुलेटेड स्टैंड पे ले जाएंगे, स्टैंड पे जब हम कंसीडर करते हैं स्टैंड पे ले जाएंगे तो स्टैंड पे क्या होता है, प्रेशर को पुनः धीरे धीरे स्लोली रिमूव करेंगे, क्वासी स्टैटिकली प्रेशर को रिमूव करेंगे, तो जो प्रोसेस होगा वो हमारा रिवर्सिबल रहेगा। ठीक ना, प्रेशर को रिमूव करेंगे, फिर गैस हमारी एक्सपैंड होगी, गैस हमारी क्या होगी, कोल्ड होगी, यानी ठंडी होगी, धीरे धीरे टेम्परेचर उसका कम होगा, और धीरे धीरे टेम्परेचर कम होता रहेगा, गैस हमारी एक्सपैंड होती रहेगी, स्लोली गैस हमारी एक्सपैंड होते होते यानी प्रसारित होगी, वॉल्यूम इंक्रीज करता रहेगा, प्रेशर डिक्रीज करता रहेगा स्लो वे में, और टेम्परेचर डिक्रीज करते हुए T1 से T2 पे आ जाएगा। ठीक। फिर हम उसको सिंक पे ले जाएंगे, सिंक पे क्या करेगा, सिंक पे जब हम गैस को कंप्रेस करेंगे तो गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, जितना टेम्परेचर उसका इंक्रीज करेगा वो सिंक क्या करेगा, उसको रिजेक्ट करता जाएगा, तो टेम्परेचर उसका कांस्टेंट बना रहेगा T2 केल्विन के बराबर। समझ रहे हैं ना, शुरू में T1 केल्विन पे होगा, फिर जैसे जैसे यानी कि गैस क्या होगी, एक्सपैंड होगी एडियाबैटिकली, तो गैस का टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, और डिक्रीज करते करते उसका टेम्परेचर T2 केल्विन के इक्विवेलेंट होगा। फिर जब हम सिंक पे ले जाएंगे तो गैस को कंप्रेस करेंगे, जब गैस को कंप्रेस करेंगे तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जो टेम्परेचर इंक्रीज होगा वो क्या होगा, वो सिंक के द्वारा रिजेक्ट किया जाएगा, तो टेम्परेचर गैस का कॉन्स्टेंटली T2 केल्विन बना रहेगा। इस प्रकार से फिर हम उसको क्या करेंगे, सिंक से उठा के स्टैंड पे ले आएंगे, जब स्टैंड पे ले आएंगे गैस को पुनः कंप्रेस करेंगे, जब गैस को कंप्रेस करेंगे तो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर इंक्रीज करता जाएगा, और टेम्परेचर इंक्रीज करते हुए T2 से T1 केल्विन पे पहुंच जाएगा, और गैस हमारी फाइनल से इनिशियल स्टेट में, अपने एग्जैक्ट इनिशियल स्टेट में वापस हो जाएगी, क्योंकि T1 केल्विन से गैस स्टार्ट करती है और T1 केल्विन पे वो पहुंच जाती है। ठीक ना, इस प्रकार से गैस क्या होगी, एग्जैक्टली अपने इनिशियल स्टेट में पहुंच जाएगी, और जो साइकिल, जिस साइकिल ऑफ ऑपरेशन से गैस होकर यानी वर्किंग सब्सटेंस जिन साइकिल ऑफ ऑपरेशन से गुजरेगी उस साइकिल ऑफ ऑपरेशन को हम रिवर्सिबल साइकिल बोलेंगे, और वर्किंग सब्सटेंस यानी इस प्रोसेस को रिवर्सिबल साइकिल बोलेंगे। और इंजन को, जो वर्किंग सब्सटेंस, जिस इंजन यानी इंजन का जो वर्किंग सब्सटेंस होगा, इंजन को हम रिवर्सिबल इंजन या रिवर्सिबल इंजन बोलेंगे, क्योंकि साइकिल जो होगी वो रिवर्सिबल साइकिल को फॉलो करेगा वर्किंग सब्सटेंस, इसलिए इंजन हमारा रिवर्सिबल इंजन कहा जाएगा। तो इसलिए रिवर्सिबिलिटी की कंडीशन में हमने आपको बताया, रिवर्सिबिलिटी ऑफ कार्नोट्स इंजन में, रिवर्सिबिलिटी ऑफ कार्नोट्स इंजन के लिए जो आइडियल कार्नोट्स इंजन लेते हैं वो परफेक्टली रिवर्सिबल होता है। क्यों रिवर्सिबल होता है, क्योंकि उसमें जो भी प्रोसेस हम लेते हैं वो क्वासी स्टैटिकली लेते हैं, यानी वेरी स्लो वे में, इनफाइनाइटली स्मॉल वे में हम प्रोसेस कंसीडर करते हैं, तो वो प्रोसेस हमारा क्वासी स्टैटिकली होता है, इसलिए वो रिवर्सिबल होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। और जितने भी डिसिपेटिंग फोर्सेस हैं उनको हम एब्सेंट, प्योरली एब्सेंट कंसीडर करते हैं, परफेक्टली यानी कि कह सकते हैं कंप्लीटली एब्सेंट मानते हैं, इसलिए यहाँ पे किसी भी प्रकार फ्रिक्शन नहीं होगा। तो वर्किंग सब्सटेंस जो लेते हैं, जिस सिलेंडर में लेते हैं वो भी परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग है, साथ साथ जो फ्रिक्शन यानी कि जो पिस्टन हमने कंसीडर किया वो भी इंसुलेटिंग और फ्रिक्शनलेस है, तो किसी प्रकार का हीट लॉस होने का कोई चांस नहीं होता है। देयर इज नो लॉस ऑफ हीट, यानी किसी भी प्रकार की एनर्जी लॉस नहीं होती है। तो वो प्रोसेस जिसमें एनर्जी का, किसी भी प्रकार की एनर्जी लॉस ना हो, किसी प्रकार का डिसिपेटिव फोर्सेस प्रेजेंट ना हो, ठीक ना, तो और प्रोसेस कैसा हो, क्वासी स्टैटिकली या वेरी स्लो प्रोसेस हो, वही प्रोसेस हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस कहा जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा आइडियल कार्नोट्स इंजन है वो रिवर्सिबल प्रोसेस को फॉलो करता है। इसके आधार पर हमने आगे लिखा, द हीट कैपेसिटी सोर्स और सिंक की हमने बताया इनफाइनाइट होती है, जितनी हीट एब्जॉर्व करेगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर एब्जॉर्व करेगा। द चेंज आर स्लो, चेंज क्या है, बहुत ही स्लो है, एंड इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज मेंटेन्ड, और इस प्रकार से इक्विलिब्रियम हमेशा मेंटेन होता है। यानी सोर्स पे इक्विलिब्रियम मेंटेन का मतलब क्या है कि जैसे जैसे गैस को एक्सपेंड करेंगे टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, सोर्स से टेम्परेचर उसका मेंटेन होता रहेगा। ठीक है, जैसे जैसे उसको कंप्रेस करेंगे गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, तो सिंक के माध्यम से उसके टेम्परेचर को जितना इंक्रीज करता जाएगा उतना वो हम मेंटेन करते जाते हैं। तो यहाँ क्या है, इसके आधार पे हमने यहाँ लिखा, द इंजन एब्जॉर्ब और रिजेक्ट हीट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, द चेंज आर स्लो, चेंज भी स्लो है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट को एब्जॉर्ब या रिजेक्ट करता है, एंड इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज मेंटेन्ड बिटवीन सोर्स एंड वर्किंग सब्सटेंस, सोर्स और वर्किंग सब्सटेंस के बीच में इक्विलिब्रियम हमेशा मेंटेन होता है, यानी कि एक इक्विलिब्रियम स्टेट होता है। तो जो यानी कि वे प्रोसेस, ए प्रोसेस इन विच ऑल द इक्विलिब्रियम स्टेट्स आर इक्विलिब्रियम स्टेट एंड दे द चेंज आर वेरी स्लो, देन द प्रोसेस इज नोन एज रिवर्सिबल प्रोसेस। तो उस प्रोसेस को हम रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं, जिसके सभी इंटरमीडिएट स्टेट्स जो हों वो इक्विलिब्रियम स्टेट्स हों, और प्रोसेस बहुत ही स्लो हमको फाइंड हो, यानी कि रिवर्सिबल प्रोसेस हमको तभी फाइंड होगा जब वेरी स्लो वे में हम प्रोसेस को
कंसीडर करेंगे, यानी कि अगर हम एक्सपेंशन कंसीडर कर रहे हैं तो वेरी स्लो वे में, कंप्रेशन कंसीडर कर रहे हैं तो वेरी स्लो वे में, ठीक ना। तो देन आगे हमने लिखा द एडियाबैटिक चेंज आर आल्सो क्वासी स्टैटिक। एडियाबैटिक चेंज में भी हम क्या करते हैं, प्रेशर को धीरे धीरे हम एक्सपैंड, यानी कि प्रेशर को धीरे धीरे डिक्रीज करते हैं या प्रेशर को धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं, यानी गैस को कहने का मतलब स्लोली कंप्रेस करते हैं, स्लोली एक्सपैंड करते हैं, तो ये भी क्वासी स्टैटिकली होता है। दस एट एवरी स्टेज द प्रोसेस इन कार्नोट साइकिल आर परफेक्ट रिवर्सिबल, यानी कि प्रत्येक स्टेट में चाहे आइसोथर्मल एक्सपेंशन आइसोथर्मल कंप्रेशन की बात हो, चाहे एडियाबैटिक एक्सपेंशन एडियाबैटिक कंप्रेशन की बात हो, एवरी स्टेज में हम प्रोसेस को बहुत ही स्लो वे में कंसीडर करते हैं, क्वासी स्टैटिकली कंसीडर करते हैं, इसलिए प्रोसेस हमारा क्या होगा, नियरली रिवर्सिबल होगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं प्रोसेस हमारा रिवर्सिबल होगा। दस एट एवरी स्टेज द प्रोसेस इन कार्नोट साइकिल आर परफॉर्म रिवर्सिबल, हेंस कार्नोट साइकिल एंड कार्नोट इंजन आर रिवर्सिबल। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कार्नोट साइकिल और कार्नोट इंजन क्या होगा, रिवर्सिबल। कार्नोट साइकिल रिवर्सिबल साइकिल कही जाएगी और कार्नोट इंजन हमारा रिवर्सिबल इंजन कहा जाएगा, ठीक है। दैट्स ऑल।